रिवाइज करेंगे जो कि हमारा क्लास स्टार्टिंग से अभी अराउंड अभी 3.5 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, राइट। सो हमने क्या क्या सीखा था, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करते हैं। एंड जब हम ये रिवाइज कर रहे हैं, जैसे हमने एक कंसेप्ट हमने देखा कि हमने आरएनएन पढ़ा था, तो आपको देखना है कि आपको आरएनएन का कुछ याद आ रहा है क्या, हमने क्या क्या पढ़ा था, राइट। सो याद नहीं आ रहा है मीन्स क्या है, मे बी आप वो फॉरगेट कर रहे होंगे या फिर आपको उसको रिवाइज करने का जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसे आप रिवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो भी आपके प्रीवियस कंसेप्ट है वो भी क्लियर होनी चाहिए, प्लस जो भी हम आगे लेने वाले वो भी क्लियर होना चाहिए। एंड होपफुली आपने रिज्यूम बिल्ड करना या फिर नौकरी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड उसके साथ साथ मशीन लर्निंग या फिर पाइथन की प्रैक्टिस भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। एंड अगर आपको स्विच नहीं करना है या फिर आप ऑलरेडी आपके जॉब के साथ कंफर्टेबल है, तो आपको मीन्स ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम जो डेली कर रहे हैं वही वो भी करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन जिनको स्विच करना है या फिर जिनको न्यू जॉब चाहिए, उनके लिए ये सारी चीजें क्या है, मस्ट रहेंगी। जो भी उनका मीन्स हमारा प्रीवियस चीज है उनको रिवाइज करना, पाइथन मशीन लर्निंग का रिवाइज करना, राइट, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना। एंड कुछ प्रॉम्प्ट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाएगी। जस्ट आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी को या फिर कहीं पे देते तो आपको इजीली क्वेश्चंस देगा या फिर आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। एंड जैसे क्या हो रहा है, जनरेटिव एआई का जो बूम आ रहा है वो और ज्यादा मीन्स ये कम होने वाला नहीं, और ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे आपने डीप सीक के बारे में सुना होगा, राइट, डीप सीक के बारे में सुना है? यस सर, कल ही हमारे ग्रुप पे एक पेपर डाला है हमारे टीम मेंबर ने, एक डीप सीक का, लेकिन कुछ किया नहीं उसका, देखा नहीं, कल ही आया। सो बेसिकली डीप सीक एक यस तो डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है। उन्होंने क्या किया था, उनका ओपन सोर्स मॉडल जो था वो रिलीज किया है, V3 मॉडल। मीन्स प्रीवियसली उन्होंने V1 V2 भी किया था, वो क्या थे, कैपेबल थे लेकिन उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जो उन्होंने V3 लॉन्च किया है लास्ट वीक में, वो V3 क्या है, GPT-4 से ज्यादा बेटर एक्यूरेसी दे रहा है। इवन मेटा का जो लैमा 3 का मॉडल है उससे बेटर एक्यूरेसी दे रहा है। एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ क्या है, 6 मिलियन प्राइस में उसको डेवलप किया है। 6 मिलियन मीन्स क्या है, बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप कंपेयर करें बाकी के जो मॉडल डेवलप होने में कॉस्ट लगे, उनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, राइट। सो बहुत ही, अगर कॉस्टिंग कम हो रही है तो क्या होगा, मीन्स और ज्यादा इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, उसे अडॉप्ट करने का ट्राई करेंगे। एंड जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री उसे अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगेन जो जेन एआई डेवलपर्स है उनकी डिमांड ग्रो होगी। तो एंड डीप सीक की वजह से क्या हुआ है, पहले ऐसे लगता था कि टेक्नोलॉजी में अगर कोई लीडर है तो वो है यूएसए, राइट, अमेरिका लीडर है। सो विदाउट अमेरिका यू कैन डू एनीथिंग। जैसे ओपन एआई हो गया, क्लाउड हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑलमोस्ट ऑल द टेक कंपनीज आर फ्रॉम यूएसए। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि एक यूएस की मीन्स एक यूएस के आउटसाइड कंपनी है डीप सीक, वो क्या कर रहे हैं, बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जो एनवीडिया कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने क्या किया था, जीपीयू जो है वो चाइनीज कंपनी को नहीं देना चाहिए। सो उनके ऊपर क्या है, ऐसे कुछ बैन्स लगाए हुए कि उनको जीपीयूज नहीं मिलने चाहिए। सो विदाउट मीन्स जीपीयू की उनके पास उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं थी। ये सब होने के बावजूद क्या है, उन्होंने एक इतना अच्छा पावरफुल मॉडल बिल्ड किया है। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो रेवोल्यूशन है ये और फास्टर होगा, जो रिसर्च होने वाली है और ज्यादा फास्टर होगी। एंड ऑलमोस्ट हर कंपनी में, जैसे पहले भी मैंने आई थिंक डिस्कस किया था, एंड्रू एंजी ने कहा था एआई इज ए न्यू इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऑलमोस्ट एवरी डोमेन में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, राइट। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी डोमेन वर्क नहीं कर सकता। उसी तरीके से फ्यूचर में क्या होगा, विदाउट एआई नो डोमेन विल वर्क। सो मेडिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आईटी, एचआर, जो भी डोमेन आप सोच सकते हैं, हर किसी में आपको एआई देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको वहां पे एआई इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या है, वहां पे एआई इंजीनियर चाहिए होंगे, राइट। सो ये जो आप सीख रहे हैं ये क्या है, उसको बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है। इसलिए क्या है, जितना अच्छे से अभी से आप करेंगे तो क्या होता है, स्टार्टिंग में अभी क्या है, स्टार्टिंग हो रहा है तो आपको इंटरव्यू में उतनी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जैसे इवन आप क्या करते हैं, डेटा साइंस अगर आपने पढ़ा है तो 2020 से पहले
कुछ क्वेश्चन नहीं होते थे, आपको रैंडम फॉरेस्ट पता है, आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन पता है, उतने बेसिक के ऊपर क्या है लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया, उसको डीप लर्निंग भी आना चाहिए, उसके बाद एनएलपी भी आनी चाहिए, उसके बाद जनरेटिव एआई भी आना चाहिए, राइट। सो जैसे जैसे क्या होता है, ज्यादा लोग यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपसे और ज्यादा थिंग्स एक्सपेक्ट किए जाएंगे। अभी जनरेटिव एआई का क्या है, बिगिनिंग है, तो आपसे उतने ज्यादा थिंग्स क्या है एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। एनएलपी का फाउंडेशन देखा था, एंड एनएलपी के फाउंडेशन में हमने स्टार्ट किया था टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग से, राइट। सो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में जो भी आपको टेक्सचुअल डेटा मिलेगा वो आपको क्या है प्रोसेस करना चाहिए। उसके लिए हमने देखा था किस तरीके से हम नंबर्स रिमूव कर सकते हैं, या फिर एचटीएमएल टैग्स या जो भी अननेसेसरी थिंग्स है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने देखा था लिमिटाइजेशन, स्टेमिंग, ये सारे मेथड्स देखे थे, राइट। उसके बाद हमने टोकनाइजेशन देखा था, टोकनाइजेशन में सब वर्ड टोकनाइजेशन देखा था, राइट। सब वर्ड टोकनाइजेशन के कुछ टाइप्स आपको याद आ रहे हैं? यस, बाइट पेयर एनकोडिंग हो गया, वर्ड पीस हो गया, वर्ड पीस, सेंटेंस पीस, राइट। ये क्या है, जो एलएलएम्स है उनमें क्या है मोस्टली आपको उस टाइप के टोकनाइजेशन मेथड, जो सब वर्ड टोकनाइजेशन मेथड है वही देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने देखा था वर्ड एम्बेडिंग्स, राइट। सो वर्ड एम्बेडिंग्स क्या होती है, convert text form into a numerical format. यस, हम डायरेक्टली टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने टीएफ आईडीएफ, बैग ऑफ वर्ड्स, अगेन वर्ड टू वेक, Word to vec. या ये सारे मेथड्स हमने देखे थे। लेकिन इन मेथड्स में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, हर मेथड्स में कुछ ड्रॉबैक था, इसलिए नेक्स्ट मेथड क्या है इन्वेंट हुई थी, राइट। जैसे फ्रीक्वेंसी बेस्ड में क्या हो रहा था, मीनिंग कैप्चर नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने वर्ड टू वेक जैसे डेंस मेथड इन्वेंट की थी। सो डेंस मेथड से भी क्या हो रहा था, वहां पे स्टैटिक एम्बेडिंग बिल्ड हो रही थी। जैसे एप्पल फ्रूट है या फिर एप्पल कंपनी है, ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए क्या हुआ था नेक्स्ट में अटेंशन मैकेनिज्म आ गया। अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है, यस, सो जो भी सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट वर्ड है उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वर्ड का मीनिंग डिराइव करने का ट्राई कर रहे थे, राइट। सो उसके लिए हमने सेल्फ अटेंशन देखा था, अगेन क्रॉस अटेंशन, अटेंशन के बहुत सारे टाइप देखे थे। कुछ एडवांस टाइप आपको याद आ रहे हैं, जैसे मल्टी क्वेरी अटेंशन हो गया, एमक्यूए। उसके बाद कौन से देखे थे, स्लाइडिंग विंडो अटेंशन, या स्लाइडिंग विंडो अटेंशन, ग्रुप क्वेरी अटेंशन, ये सब क्या थे अटेंशन के एडवांस पार्ट हमने देखे थे। एंड ये जो एडवांस पार्ट है जो करंट एलएलएम आ रहे हैं, राइट, ये अभी रिसर्च का पार्ट है। सो उतने एडवांस तक हमने ऑलरेडी देख के रखा हुआ है। सो ये मे बी 2 years के बाद लोगों को पता चलेगा एंड वो इंटरव्यू में पूछना स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, आपको अगर अभी से आता है एंड आपने अभी से उसके ऊपर क्या है थोड़ा सा पढ़ाई किया हुआ है, तो आपका क्या होगा, डेफिनेटली उसका बेनिफिट रहेगा। सो उसके बाद अटेंशन का एंड एनकोडर डिकोडर एक आर्किटेक्चर था, राइट। उन दोनों को कंबाइन करके क्या है ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ था। एंड जैसे मैंने पहले ही बोला है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इन जनरेटिव एआई, या फिर एआई के डोमेन में भी अगर आप बोलते हैं तो ट्रांसफॉर्मर क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने भी एलएलएम्स सारे मॉडल्स जो बन रहे हैं वो क्या है ट्रांसफॉर्मर का यूज करके ही बिल्ड हो रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर में कौन से कंपोनेंट है, किसी को कुछ याद आ रहे हैं? यस, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में? इनकोडर एंड डिकोडर्स। या एनकोडर एंड डिकोडर के 2 पार्ट रहेंगे। एंड एनकोडर में कौन से कंपोनेंट्स हैं? पोजिशनल एनकोडिंग हो गया, उसके बाद Multi-head attention and feed-forward neural network. In the after each layer, add and normalization layer will be there. यस, एड मीन्स क्या होता है, कौन सा कनेक्शन है वो? Residual connection. एग्जैक्टली, रेजिडुअल कनेक्शन, जो कि क्या कर रहा था प्रीवियस नॉलेज या फिर ओरिजिनलिटी प्रिजर्व कर रहा था। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कौन सी टाइप का नॉर्मलाइजेशन है?
लेयर नॉर्मलाइजेशन होता है। यस, लेयर नॉर्मलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हर एक लेयर का आउटपुट है उसे हम नॉर्मलाइज करते हैं, राइट। उसके बाद डिकोडर में मास्क मल्टी डेटा अटेंशन नाम का एक कंसेप्ट था, जिसमें हम फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट को क्या कर रहे थे, प्रिजर्व कर रहे थे। सो ये सब देखा हमने। सो उसके बाद हमने अगेन डीप लर्निंग के बेसिक्स भी देखे थे। उससे पहले डीप लर्निंग की कुछ बेसिक्स देखे, न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, या फिर उसमें एक्टिवेशन फंक्शन, ये सारी चीजें देखे थे। फिर आपका जो टेक्सचुअल डेटा है, उस टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या है, हमने न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स देखे थे, जैसे आरएनएन हो गया, राइट। उसके बाद एलएसटीएम देखा था, एलएसटीएम। उसके बाद हमने जीआरयू देखा था। सो एलएसटीएम में कौन से गेट्स है, किसी को याद आ रहे गेट्स, या फिर क्या होते हैं एलएसटीएम में, स्टेट क्या होता है, गेट्स क्या होते हैं? Gates will be input gate, forget gate, and output gate, and there are two state, cell state and error state. एग्जैक्टली सेल स्टेट से क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसे हम स्टोर करने का ट्राई करते हैं, एंड जो आपका हिडन स्टेट है उसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर रहेगी। सो फॉरगेट गेट का क्या रोल है, अगेन आपका इनपुट गेट आउटपुट गेट, इनका क्या रोल है, राइट। ये सारी चीजें मे बी आपको अगर याद नहीं आ रही है तो आपको ये क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था आरएनएन। आरएनएन की में क्या होता है, प्रीवियसली आरएनएन देखा था, जो स्टेप बाय स्टेप डेटा है हम पास कर रहे थे, राइट। सो उसके बाद जीआरयू देखा था। सो जीआरयू एग्जैक्टली क्या करता है, क्या डिफरेंस है एलएसटीएम एंड जीआरयू में? It is a simplified version of LSTM, which is having only one state, cell state, and less gates. एग्जैक्टली सो क्या हो रहा था, एलएसटीएम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए हमने क्या किया था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन किया था। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 सेल स्टेट थी, तो इसकी वजह जगह यहाँ पे ओनली 1 स्टेट रहेगी, राइट। गेट्स भी यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स भी फ्यू होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्या है, कवर की थी। सो उसके बाद हमने क्या है, हगिंग फेस देखा। हगिंग फेस बेसिकली क्या है, It is a platform था जहाँ से we are calling some open APIs. सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हगिंग फेस क्या है, एक कंपनी है जो हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। उस इकोसिस्टम में क्या है, हगिंग फेस हब है। हगिंग फेस हब में क्या है, आपको जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स है, डेटा सेट है, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हगिंग फेस हब का यूज कर सकते हैं फॉर डाउनलोडिंग एंड यूजिंग दोज मॉडल्स। सो उसके बाद हगिंग फेस की कुछ लाइब्रेरीज है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी हो गई। ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या करते हैं, We are creating a pipeline. हम पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं, या फिर कोई मॉडल अगर हगिंग फेस हब से डाउनलोड करना है, उसका ऑटो मॉडल का यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटो टोकनाइजर का यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे हैं, उसके लिए भी हगिंग फेस क्या करता है, आपको ट्रेनर एपीआई प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ क्वांटाइजेशन के लिए बिट्स एंड बाइट्स लाइब्रेरी, या फिर डेटा सेट लाइब्रेरी, ये सारे डिफरेंट लाइब्रेरी क्या है, हगिंग फेस आपको प्रोवाइड करेगा। सो उसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया था लैंगचेन, राइट। सो लैंगचेन में क्या होता है एग्जैक्टली, लैंगचेन क्या है, फ्रेमवर्क है एक एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए। यस। सो एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए ये फ्रेमवर्क है। जैसे मशीन लर्निंग के लिए हम sklearn का यूज करते हैं, या फिर डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो पाइटॉर्च का यूज करते हैं, उसी तरीके से एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या है, लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है। सो लैंगचेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे हमने, राइट। जैसे एलएलएम वर्सेस चैट मॉडल्स क्या होते हैं, उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे इसमें लोडर्स थे, राइट। लोडर्स क्या होते हैं, उसके बाद वेक्टर डेटाबेसेस, मींस वेक्टर डेटाबेसेस डिफरेंट है, उनका यूज कर सकते हैं हम, राइट। बहुत सारे एलएलएम्स का इंटीग्रेशन है इसके साथ। सो लैंगचेन का भी बहुत सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने एलएलएम्स क्या होते हैं एंड उनको ट्रेन कैसे किया जाता है वो देखा था, राइट। सो एलएलएम को कैसे ट्रेन किया जाता है, 3 स्टेप्स देखे थे हमने। 3 स्टेप्स में किसी भी एलएलएम को ट्रेन किया जाता है। कौन सी स्टेप्स थी, ट्रेनिंग, ट्रांसफर लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग। या सबसे पहले प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग में क्या होगा,
ऑलमोस्ट इंटरनेट के ऊपर जितना भी डेटा है वो सारे डेटा का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्री ट्रेनिंग, जिसमें क्या होगा, लैंग्वेज सीख लेगा आपका एलएलएम। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, उसने लैंग्वेज तो सीख लिया लेकिन आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली आपको क्या एक्सपेक्टेड है ये आंसर देना सीख लेता है। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, आरएलएचएफ। आरएलएचएफ मींस क्या होता है, यस लॉन्ग फॉर्म क्या है आरएलएचएफ का? Reinforcement learning from human evaluation. ह्यूमन फीडबैक, आरएलएचएफ, राइट। सो जिसमें हम क्या कर रहे थे, ह्यूमन के फीडबैक का यूज करके जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए या फिर इलीगल कुछ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन होता है या नहीं, वो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे थे, राइट। सो जो डीप सीक है उन्होंने क्या किया था, ये जो सेकंड स्टेप है सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की, उन्होंने स्किप किया है उसको। मोस्टली प्री ट्रेनिंग एंड जो आरएलएचएफ है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दोनों के ऊपर फोकस करके क्या है, उन्होंने मॉडल बिल्ड करने का ट्राई किया था। एंड जो सेकंड स्टेप थी, एंड उसी में क्या होता है, डेटा लेबल करने को, ट्रेन करने में ज्यादा कॉस्टिंग आती है, तो उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां पे क्या है, बहुत सारी कॉस्टिंग की सेविंग कर ली है। सो ठीक है, एलएलएम देखा हमने। सो उसके बाद हमने देखा था एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस अगर आपको बिल्ड करने हैं तो उसके लिए क्या है, 4 मेन वेज है। सबसे फर्स्ट वे कौन सा था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हमने कुछ डिफरेंट मेथड्स देखे थे, जैसे चेन ऑफ थॉट हो गया, ट्री ऑफ थॉट, जनरेटेड नॉलेज प्रॉम्प्टिंग, राइट। सो ये सारी चीजें देखी थी। एंड प्रॉम्प्ट आपको किस तरीके से लिखना है उसके कुछ एलिमेंट्स देखे थे हमने। सो इवन मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर और एक लेक्चर लेते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, जिसमें क्या होगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके टास्क के लिए या फिर आपके प्रोडक्टिविटी के लिए हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखा हमने। उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अगर वर्क नहीं कर रहा है या फिर अगर आपको अपना डेटा फीड करना है एलएलएम को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैग का यूज करते हैं, राइट। सो रैग में क्या होता है, रैग मीन्स लॉन्ग फॉर्म क्या है रैग का, Retrieval augmented generation. या रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। एंड रैग की जो वर्किंग है वो कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे रैग एग्जैक्टली वर्क होता है? हम पहले जो है ना डेटा जो है वो लोडर्स में ऐड करके उसको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद एम्बेडिंग मॉडल्स में सेट करते हैं। एम्बेडिंग मॉडल्स में वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो हम वेक्टर स्टोर डीबी में स्टोर करते हैं हमारे जो एम्बेडिंग्स हुए हैं। फिर उसके बाद हम अगर कोई क्वेरी सेंड करते हैं तो वो क्वेरी भी एम्बेडिंग मॉडल थ्रू उसमें से वेक्टर बेस से तक मीन्स न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हम रिट्राइवर यूज करेंगे। रिट्राइवर जो है वो सिमिलरिटी से जो सिमिलर कॉसाइन सिमिलरिटी है उसके साथ से चंक्स फाइंड आउट करेंगे और वो चंक्स जो है हम वो एलएलएम को पास करेंगे और एलएलएम से हमको जो हमें प्रिफर्ड जो आउटपुट है वो हमें एलएलएम के थ्रू रिस्पॉन्स के थ्रू हमें मिलेगा। ये रैग की वर्किंग। सो बेसिकली रैग में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा ओन डेटा है या फिर हमारे डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना है, तो उसके लिए हमने रैग का आर्किटेक्चर यूज किया था। सो रैग को इंप्रूव करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के रिट्राइवल्स भी देखे थे। मल्टी क्वेरी रिट्राइवल देखा था, सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल देखा था, अगेन री रैंकिंग देखा था, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन के डिफरेंट टाइप देखे थे, राइट। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको रिमेम्बर होगी। अगर नहीं होगी तो क्या करना है, आपको उसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये जो पार्ट होगा ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपको क्या करेगा, जो इंडस्ट्री में अभी क्या है 5-6 लाख का जिनको पैकेज है एंड जिनके 20+ या फिर 30+ पैकेज है उनसे डिफरेंशिएट करेगा, राइट। सो रैग का आर्किटेक्चर कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है। इंटरनेट के ऊपर आपको थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल, थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियो मिलेंगे रैग का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उसे इंप्रूव कैसे करना है, जो मल्टी क्वेरी है, सेल्फ क्वेरी है, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन है, री रैंकिंग है, राइट। ये सारी चीजें जो हमने देखी है वो बहुत ही फ्यू लोगों को पता है जिन्होंने एक्चुअल में वर्क किया है। सो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एज अ ट्रू जेएनएआई इंजीनियर तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सो उसके बाद हमने देखा था एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स, सो एआई एजेंट्स क्या होते हैं, तो जहां पे हमें डिसीजन लेना है कुछ या फिर
हमें रीजनिंग करनी है, उसके लिए रीजनिंग एंड डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, एआई एजेंट्स बिल्ड करते हैं। सो एआई एजेंट्स में हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले LangChain का यूज करके हमने एक बेसिक रिएक्ट एजेंट क्या किया था, डेवलप किया था। उसके बाद हमने 2 और फ्रेमवर्क देखे जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टी एआई एजेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। कौन से फ्रेमवर्क थे वो? QAI, क्रू एआई एंड LangGraph. LangGraph. LangGraph, राइट। सो क्रू एआई क्या करता है, हमको हाई लेवल जो हाई लेवल आपको क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। हमको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आप मेंशन करेंगे तो वो सारी चीजें बैकग्राउंड में हैंडल कर लेता है। लेकिन LangGraph में क्या होता है, एवरीथिंग शुड बी हैंडल बाय यू। सो आपका डेटा कैसे कहां से कहां पे फ्लो होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या करते हैं, आप हैंडल करते हैं, राइट। सो ये एआई एजेंट देखा। उसके बाद हमने फाइन ट्यूनिंग देखा था। फाइन ट्यूनिंग के लिए कौन सी मेथड्स यूज होती है? LoRa and QLoRa. या लोरा एंड क्यूलोरा मेथड्स यूज होते हैं। एंड अगर हम फुल्ली फाइन ट्यूनिंग करने जाएंगे, जैसे हमने बर्ट मॉडल का किया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी में, उस तरीके से अगर हम LLM का फाइन ट्यूनिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आएगा? 2 मेन प्रॉब्लम आ रहे थे। Memory and memory- parameter forgetting. या मीन्स प्रीवियस नॉलेज जो होता है, पैरामेट्रिक नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, फॉरगेट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमने क्या किया था, पीईएफटी क्या होता है? Parameter efficient. फाइन ट्यूनिंग। यस, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑल द पैरामीटर्स, जस्ट फ्यू पैरामीटर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, राइट। सो उसके बाद हमने लोरा क्यूलोरा मेथड देखी थी, उसका जो वर्किंग होता है, राइट। उसके पीछे का मैथमेटिक्स देखा था हमने, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में रैंक क्या होती है, मैट्रिक्स डिकम्पोज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने क्या है डिटेल्स में कवर किया था। सो होपफुली आपको इनमें से कुछ पार्ट याद नहीं आ रहा है, किसी को आरएनएन का पार्ट याद नहीं आ रहा होगा, किसी को मे बी एआई एजेंट्स का याद नहीं आ रहा होगा, किसी को एम्बेडिंग का याद नहीं आ रहा होगा, या फिर हो सकता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो जस्ट वन थिंग आपको यहाँ पे करनी है, रिवीजन। विदाउट रिवीजन बाकी की जो सारी चीजें आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, राइट। सो आप इवन क्या होता है, मीन्स ये लगता है अभी आपको इस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार रिवाइज करने लग जाए तो ओनली क्या होगा, 1 to 2 आवर्स में ये सारा रिवाइज आपका हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड किए तो 2 आवर्स में सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एंड इवन जो भी आपको न्यू थिंग्स करनी थी, प्रोजेक्ट बिल्ड करना था, या फिर आपको कुछ अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, उसके लिए भी क्या होगा, 1 या 2 आवर्स में आप रेडी हो जाओगे। तो लेकिन आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना मस्ट है। एंड रिवाइज करते टाइम जैसे मैंने पहले भी बोला है, आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इवन प्री प्रोसेसिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, मीन्स तब समझ में आया था, आप नहीं आ रहा है, तो इवन प्री प्रोसेसिंग के भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स ऐसे नहीं कि ये पढ़ के 2-3 मंथ हो गए तो आप भी 2-3 महीने के बाद इसके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ऐसे आपको नहीं सोचना है, राइट। क्या होना चाहिए, आपके जो लर्निंग में गैप है, कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मैंने पहले भी बोला है, आपका फाइनली क्या होगा, जैसे हमारा सब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा, आपका एक इंटरव्यू रहेगा 45 मिनट्स का। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि सबको वो इंटरव्यू देना ही है, लेकिन वो इंटरव्यू क्या करेगा, मीन्स आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड जैसे इंडस्ट्री में इंटरव्यू होता है, एंड जो लोग एक्चुअल में इंडस्ट्री में इंटरव्यू लेते हैं वही क्या है, ओके देन, सो ठीक है। मीन्स इसमें एंड प्रीवियसली में भी लास्ट 2-3 वीक्स में थोड़ा सा और भी कुछ टास्क है, सो उसमें बहुत ज्यादा बिजी था। तो आपके वेक्टर डेटाबेसेस है, हमने वेक्टर डेटाबेसेस देखा हुआ है, हमने क्रोमाडीबी देखा हुआ है, राइट। सो वेक्टर डेटाबेसेस का क्या यूज होता है? यस, एम्बेडिंग्स जो है वो स्टोर करने के लिए। यस। सो आपके पास क्या है, बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, जैसे आपके पास एसक्यूएल डेटाबेसेस है, जैसे MySQL हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, या फिर एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल सर्वर, ऐसे बहुत सारे एसक्यूएल डेटाबेसेस अवेलेबल है। या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस है, जैसे मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा, नोड Neo4j, ऐसे बहुत सारे क्या है डेटाबेसेस अवेलेबल है। लेकिन इन सारे डेटाबेसेस में क्या ड्रॉबैक्स है, ये सारे डेटाबेसेस
they are not optimized for storing and retrieval of vectors. So ये क्या है, वेक्टर एंड जो एम्बेडिंग है हमारी उसको स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है. तो डेटाबेस का मेन पर्पस क्या होता है, हमें उसमें डेटा स्टोर करना चाहिए एंड स्टोर करने के साथ साथ जब हमें उस डेटा की जरूरत है तब उस डेटा को हमें रिट्रीव करते आना चाहिए, राइट. तो ये हमारे लिए क्या है, मेन नीड है. तो स्टोर तो हम कर सकते हैं किसी भी डेटा सेट में जो आपकी एम्बेडिंग है, राइट, लेकिन उसको रिट्रीव करना है. रिट्रीव कैसे करना है, इफिशिएंट रिट्रीवल चाहिए. सो हमें रिट्रीवल कैसे चाहिए, सो आपने क्या किया, एक आपकी क्वेरी आ गई, इस क्वेरी के साथ कौन सा ऐसा वेक्टर है जो क्या है सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है जिसकी, राइट, मे बी कोसाइन सिमिलैरिटी ये है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए क्या है, कोई भी डेटाबेसेस ऑप्टिमाइज नहीं था, इसलिए क्या है, न्यू टाइप के डेटाबेसेस इन्वेंट किए गए जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर डेटाबेसेस. एंड मार्केट में इवन लास्ट 2 years में क्या है, अराउंड वेक्टर डीबीज ऐसे लिखते हैं हम, अराउंड क्या है 20 to 30 कंपनीज ने क्या किया है, वेक्टर डेटाबेसेस बिल्ड करने के लिए फंडिंग ली है. मींस क्या, 20 to 30 कंपनीज ऐसे जो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दे आर वर्किंग ऑन वेक्टर डेटाबेसेस. वो वेक्टर डेटाबेसेस बिल्ड करने में लगे हुए. क्यों, क्योंकि जेएनआई एप्लीकेशन अगर आपको बिल्ड करना है उसके लिए वेक्टर डेटाबेसेस इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे वेक्टर मींस जेएनआई के एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ रही है, उसी तरीके से क्या होगा, वेक्टर डेटाबेसेस की डिमांड भी बढ़ेगी, राइट. सो कुछ पॉपुलर अवेलेबल नेम्स हम देख लेते हैं, अवेलेबल डेटाबेसेस, अवेलेबल वेक्टर डेटाबेसेस. उसमें क्या है, सबसे पहले हमने देखा था क्रोमाडीबी, राइट. उसके बाद कुछ और नेम्स आपको पता है, Pinecone. या जस्ट अ मिनट, गिव मी मिनट. तो क्रोमाडीबी हमने ऑलरेडी देखा है. उसके बाद कौन से हैं, फाइज है, FAISS. उसके बाद पाइनकोन है, और कुछ देखा है हमने, आपको पता होगा, वेविएट है. उसके बाद क्वाड्रेंट है. उसके बाद मिलवस है. उसके बाद जैसे आपका पोस्टग्रेस है, उसने भी क्या किया है, खुद का एक पीजी वेक्टर नाम से डेटाबेस बिल्ड किया है. या फिर मोंगोडीबी भी क्या कर रहा है, उनका खुद का डेटाबेस इंट्रोड्यूस कर रहा है. सो ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस आपको क्या है, मार्केट में मिल जाएंगे. सो हम क्या करते हैं, 2 टाइप के डेटाबेसेस जस्ट उसका इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए. एक तो हो गया आपका क्रोमाडीबी. ये क्रोमाडीबी क्या है, ओपन सोर्स है एंड सेल्फ होस्टेड. मीन्स क्या है, आपको खुद को इसको होस्ट करना चाहिए. होस्टेड मीन्स क्या है, आप उसको होस्ट करेंगे, इसके लिए जो रैम चाहिए, उसके लिए जो मेमोरी चाहिए, वो क्या है, आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा. क्योंकि जब हम क्या कर रहे थे, क्रोमाडीबी का यूज करके वेक्टर स्टोर या फिर हमारा जो इंडेक्स है वो क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे लोकल के ऊपर क्या हो रहा था, वो डेटाबेस स्टोर हो रहा था, राइट. सो उसको स्टोर करने के लिए या फिर रिट्राइव करने के लिए जो आपको रैम, मेमोरी, स्पेस चाहिए होता है, वो सब क्या होता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा. एंड ये क्या है, ओपन सोर्स है. इसका मतलब क्या है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. सो एक टाइप का डेटाबेस तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्रोमाडीबी. तो सेकंड टाइप का डेटाबेस होता है जैसे कि पाइनकोन है. ये क्या है, मैनेज्ड एंड होस्टेड. मींस क्या होगा, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये किसी कंपनी उसको मैनेज करती है. एंड होस्टेड मींस क्या, ये आपको जो उसके लिए जो आपका इंडेक्स है वो स्टोर करने के लिए जो भी रैम स्पेस लगने वाला है, वो क्या होगा, पाइनकोन खुद हैंडल कर लेगा. आपको उसमें क्या है, देखने की जरूरत नहीं है. सो हमने क्रोमाडीबी ऑलरेडी देखा हुआ है, क्रोमाडीबी का कैसे यूज करना है. तो हम क्या करेंगे, पाइनकोन का भी यूज करके देखेंगे किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं. एक होस्टेड डेटा जो वेक्टर डेटा स्टोर है, उसके ऊपर आपका जो भी आपने जो एम्बेडिंग क्रिएट की थी, वो आपको कैसे स्टोर करना है, वो हमें देखना है, राइट. सो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एग्जांपल देखेंगे. एंड बाकी की जो भी डेटाबेसेस वो क्या है, इन मींस मोर और लेस इन दोनों के क्या है, कंपैरिजन में सेम ही है. तो आपको इवन एक भी डेटाबेस आ जाता है तो बाकी के समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को समझने का ट्राई करेंगे. सो उससे पहले क्या होता है,
हम ये बोल रहे हैं कि आपका रिट्राइवल जो हो रहा है बहुत ही फास्टर होता है वेक्टर डेटाबेसेस में। सो ये रिट्राइव होने के लिए ये डेटाबेस एग्जैक्टली आपका जो एम्बेडिंग है वो स्टोर कैसे कर रहा है ये हम समझने का ट्राई करते हैं। सो क्योंकि स्टोर अगर हो रहा है तो रिट्रीव बेटर होने के क्या है, हमने उसका पर्पज से उसको स्टोर किया होगा। तो ऐसा वेक्टर डेटाबेसेस में क्या है जो आपके एसक्यूएल या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में नहीं था, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी एम्बेडिंग का रिट्रीवल फास्टर हो रहा है। सो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, मे भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो 99% इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ इंटरव्यूअर को क्या होते है, थोड़ी सी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि वेक्टर डेटाबेसेस क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं या फिर एम्बेडिंग को स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर डेटाबेसेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं ये समझने का ट्राई करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एम्बेडिंग मीन्स क्या होता है। यस, इट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, राइट। जो भी आपके पास टेक्सचुअल डेटा था उसको हमने वेक्टर में या फिर नंबर में कन्वर्ट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग। सो हमको एम्बेडिंग स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम वेक्टर डेटाबेसेस का यूज करते हैं। सो इंडेक्सिंग हम क्या करते हैं, उसके लिए इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। इंडेक्सिंग मीन्स क्या है, सो इंडेक्सिंग मीन्स बेसिकली क्या होता है, इन जनरल इंग्लिश में देखा जाए तो टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज information in a way that makes it easier to find relevant information। हम ऐसे बोल सकते हैं, मीन्स क्या है, आपको कुछ इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज करनी है, कुछ इस तरीके से स्टोर करनी है कि जब आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए ये क्या हो, बहुत ही ज्यादा इजियर होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। सो मे बी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग मीन्स क्या, जो आपके एम्बेडिंग है उसको हम किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, वो स्टोर होने के बाद क्या होगा, इट इज इजियर टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मीन्स रिलेवेंट जो एम्बेडिंग है वो हमें फाइंड करने में इजी हो, इस तरीके से हम किस तरीके से हमारे एम्बेडिंग को स्टोर कर सकते हैं वो हम देखने का ट्राई करते हैं। सो हम एम्बेडिंग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कौन से मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। यस, जो हमने चंक्स स्टोर किए थे वेक्टर डेटाबेसेस में, एंड फिर एग्जैक्टली हम सिमिलरिटी का यूज करते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उस क्वेरी का आप क्या करते हैं, जो भी आपके चंक है उसके साथ कोसाइन सिमिलरिटी चेक करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करके फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा जो चंक है वो क्या है, रिलेवेंट है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, उसे हम बोलते हैं फ्लैट इंडेक्सिंग। फ्लैट इंडेक्सिंग। सो फ्लैट इंडेक्सिंग में क्या होता है, हम क्या करेंगे, जितने भी चंक्स हैं हर एक चंक के साथ आपका जो क्वेरी है उसका कोसाइन सिमिलरिटी इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, वी विल स्टार्ट, हम ऐसे बोल सकते कि वी विल चेक कोसाइन सिमिलरिटी ऑफ ईच चंक विथ क्वेरी। सो हम क्या करेंगे, जितने भी चंक है हमारे पास हर एक चंक के साथ आपकी क्वेरी की कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। इससे क्या मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा चंक है आपको क्या कर रहा है, मैक्सिमम सिमिलर है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंसिडर आपके पास 10-20 चंक है तो ये मेथड वर्क करेगी, लेकिन कंसिडर आपके पास मिलियंस ऑफ चंक्स है, तो मिलियंस ऑफ चंक के साथ अगर आप सिमिलरिटी कैलकुलेट करते बैठेंगे तो आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। तो कंसिडर आपने एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बिल्ड किया जिसमें क्या हो रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा तो डॉक्यूमेंट रिट्रीव होने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है एंड आंसर देने के लिए 11 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो उस एप्लीकेशन को कोई यूज करेगा क्या, प्रोबेबली नहीं करेगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए, रिट्राइवल जो होना चाहिए वो एकदम से
फास्ट होना चाहिए। तो उसमें फ्लैट इंडेक्सिंग क्या है, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट तो दे रही है। ये बेसिकली क्या क्या दे रहा है, नेबर्स दे रहा है, मीन्स जो आपकी क्वेरी है उसके नेबर्स क्या होंगे, राइट। नेबर्स मीन्स क्या है, उसके सराउंडिंग में कौन से वेक्टर्स होंगे, ये आपको रिटर्न कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्ट नियरेस्ट नेबर, हम क्या करने का ट्राई करते हैं, उसके अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर। मीन्स क्या होगा, हमें अगर एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, सबसे एक्यूरेट चंक नहीं मिल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर चंक मिल रहा है वो भी बेटर होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए हमने क्या किया, एक न्यू टाइप की मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे IVF, या फिर उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड फाइल इंडेक्सिंग। सो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड फाइल इंडेक्सिंग या फिर IVF। सो ये IVF क्या होता है, जस्ट इसकी एक इमेज है, उसका यूज करके हम देखेंगे। एंड उसकी इमेज है, लेट्स सी विथ इमेज। सो ये क्या है, IVF में हम क्या करते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रही होगी। सो ये जो आपको ये छोटे स्मॉल सर्कल दिख रहे हैं अंदर, ये क्या है, आपके वेक्टर्स है। ये एक वेक्टर है, ये मीन्स हम चंक बोल सकते हैं, ये एक चंक है आपका, ये एक चंक है, ये एक चंक है, ऐसे क्या है, बहुत सारे चंक है। सो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग के लिए आपके पास KNN है या फिर अदर एल्गोरिथम्स है, उनका यूज करके हमने क्या किया, क्लस्टरिंग किया। सो क्लस्टर में आपको कितने क्लस्टर मिल गए, 5 क्लस्टर मिले, 1 2 3 4 5। एंड फाइनली अगर आपकी क्वेरी आएगी, अभी क्वेरी आएगी, यहाँ पे क्वेरी है आपकी। सो आपको क्या करना है, कौन सा चंक ज्यादा सिमिलर है ये फाइंड आउट करना है। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग सिमिलरिटी विथ ईच चंक, हम क्या करते हैं, उसका जो सेंट्रोइड होगा, यहाँ पे कहीं पे सेंट्रोइड होगा, इसका यहाँ पे कहीं पे सेंट्रोइड होगा, राइट। हर एक जो क्लस्टर है उसका सेंट्रोइड होगा। तो सबसे पहले सिमिलरिटी हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड के साथ कैलकुलेट करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्लस्टर है वो क्या है, हमारे क्वेरी के साथ मोस्ट सिमिलर है। तो कंसिडर क्या होगा, ये जो क्लस्टर है क्या होगा, मोस्ट सिमिलर है, ऐसे हमें पता चला। तो हम क्या करते हैं, अगेन इस क्लस्टर में जितने भी चंक्स है उन हर एक चंक के साथ हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे एंड फिर हमें यहाँ से क्या है, मोस्ट सिमिलर चंक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेक सिमिलैरिटी with centroid of each cluster। each cluster एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग मोस्ट सिमिलर क्लस्टर, उसके बाद हम क्या करते हैं, चेक सिमिलरिटी विथ ईच चंक इन दैट क्लस्टर। समझ में आ रहा है ये। इसमें हमने क्या किया, पहले क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग मीन्स क्या होता है, जो भी आपके चंक्स है जो पास पास है उनका एक क्लस्टर बिल्ड किया, इनका एक क्लस्टर, इनका एक क्लस्टर, इनका एक क्लस्टर, ऐसे हमने क्लस्टर बिल्ड किए। एंड फिर जब आपकी क्वेरी आती है तो हर एक के साथ चेक करने की बजाय हम क्या करते हैं, जस्ट इसका जो सेंट्रोइड है उसके साथ सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे।
तो इसका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ईच सेंट्रोइड के साथ सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं। सो ईच सेंट्रोइड के साथ सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चलेगा कि एक जो आपका क्लस्टर है वो क्या है, मोस्ट सिमिलर है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, उस क्लस्टर में जितने भी आपके क्या है चंक है, उन चंक के साथ आपकी सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोस्ट सिमिलर चंक मिल जाएंगे। तो ये दोनों क्लियर है। दोनों में हमने क्या देखा, सबसे पहले अगर आपको करना क्या है, आपको इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग मीन्स क्या, आपकी जो एम्बेडिंग है वो कुछ इस तरीके से स्टोर करनी है कि आपको क्या हो, इट इज इजियर टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर जो आपका रिलेवेंट चंक है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इजियर हो। ऐसे आपको क्या करना है, उनको स्टोर करना है। कुछ इस तरीके से स्टोर करेंगे तो क्या होगा, हम ऐसी मेथड फाइंड आउट करना चाहते हैं जिससे क्या हो, आपको जो एम्बेडिंग है वो आप कुछ इस तरीके से स्टोर करेंगे जिसको आपको क्या करना है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर रिलेवेंट चंक फाइंड आउट करने में बहुत ही ज्यादा इजियर हो। तो सबसे पहले हमने देखा फ्लैट इंडेक्सिंग। फ्लैट इंडेक्सिंग में क्या होगा, हम जस्ट स्टोर करेंगे इंडेक्सिंग, एंड बाद में क्या करते हैं, जब आपको रिलेवेंट चंक फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, ईच इंडिविजुअल चंक के पास जाएंगे, ईच इंडिविजुअल चंक के साथ क्या करेंगे, सिमिलरिटी चेक करेंगे। तो आपको पता चलेगा कौन से चंक के साथ मैक्सिमम सिमिलरिटी आ रही है, वो चंक हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा चंक्स है तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। ये एक्यूरेट है लेकिन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने का ट्राई किया। सो इसे आप अप्रोक्सीमेट क्यों बोलते हैं, सो कंसिडर आपका जो एक चंक है, आपका यहाँ पे एक कंसिडर यहाँ पे एक चंक है यहाँ पे, एंड आपके जो ये यहाँ पे आपकी क्वेरी है। सो अगर आप मैथमेटिकली देखें तो आपकी क्वेरी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो चंक था उसके पास आनी चाहिए थी, लेकिन वो क्लस्टर इसके ज्यादा पास है, राइट। इसलिए क्या होगा, वो इस क्लस्टर में फाइंड आउट करेगा एंड फाइनली इस चंक के साथ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर मिल रहे हैं हमें, मीन्स एग्जैक्ट नियरेस्ट नेबर में भी नहीं मिल सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपकी एक्यूरेसी है उसको हमने ट्रेड ऑफ किया फॉर स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड में तो हो रहा है, लेकिन क्या होगा, मे बी एक्यूरेट नहीं मिल सकता है जितना आपको क्या मिल रहा था, फ्लैट इंडेक्सिंग में एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे थे। तो ये क्लियर है ये दोनों। सो जस्ट ये मेथड थी, इनमें से कोई भी मेथड का वेक्टर डेटाबेसेस में यूज नहीं होता है, लेकिन जस्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल मेथड है जो वेक्टर डेटाबेसेस यूज करते हैं वो देखेंगे, एंड जो ये एल्गोरिदम है इसका वर्किंग भी देखेंगे। सो इसका नेम है हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड। सो आपको क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया, मीन्स इसका जो वर्किंग हम देखने वाले हैं वो समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट आपको क्या है, इसका नेम याद करना है क्योंकि आपको इंटरव्यूअर में पूछ लिया कि किस तरीके से क्या होता है वेक्टर डेटाबेसेस वर्क होते हैं, या फिर कैसे वेक्टर डेटाबेसेस में एम्बेडिंग स्टोर होती है। तो अगर आप एग्जैक्टली नहीं बता पाए तो भी चलेगा इसका वर्किंग। अगर आप ये जो नेम है, ये एल्गोरिदम का नेम, बस इतना भी बताते तो भी क्या रहेगा, मीन्स आपका इम्पैक्ट जाएगा, ऐसे लगेगा कि आपको क्या है, इंफॉर्मेशन पता है, राइट। सो ये नेम क्या है आपको याद होना चाहिए। एंड अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो वर्किंग है वो देखने का देखेंगे कि एग्जैक्टली ये हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड का जो एल्गोरिदम है वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। सो अगर आपको ये समझना है तो आपको दो एल्गोरिदम्स और समझने पड़ेंगे। एक तो हो गया आपका स्किप लिस्ट, एंड सेकंड है नेविगेबल सर्च वर्ड। सो ये क्या है, ये दो एल्गोरिदम्स है, इन दोनों एल्गोरिदम को कंबाइन करके क्या है, हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड क्या है, बिल्ड हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्किप लिस्ट को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, फिर नेविगेबल सर्च वर्ड देखेंगे, एंड फिर उसके बाद
हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड कैसे वर्क करता है वो देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम स्किप लिस्ट देखते हैं। सो उसके लिए क्या है, एक इमेज है, वो इमेज देख लेंगे हम। स्किप लिस्ट, यस। सो ये क्या है, आपको कुछ डायग्राम दिख रही होगी। सो स्पेसिफिकली हम ये समझते हैं कि हम ये जो एल्गोरिथम देख रहे हैं या फिर कोई भी एल्गोरिथम देखने का ट्राई कर रहे हैं, क्यों देखना चाहते हैं, इसका क्या मीन्स बेनिफिट है, क्या पर्पज है, या फिर जो भी हम ये देख रहे हैं, फ्लैट इंडेक्सिंग हो गया, आईवीएफ देखा हमने, या फिर नेविगेबल सर्च है, क्या पर्पज है इसका। हमें कुछ सर्च करना है, राइट। क्या सर्च करना है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, राइट। जो हमें चाहिए वो हमें सर्च करना है। सो ये क्या है, सर्चिंग के लिए बिल्ड हुआ है। तो ये जो स्किप लिस्ट है ये किस लिए बिल्ड हुआ था, अगर आपको आपको क्या है, एक लिस्ट दिया गया है, लिस्ट ऑफ सॉर्टेड नंबर। तो इसमें क्या है, आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ सॉर्टेड नंबर्स। सो लिस्ट ऑफ सॉर्टेड नंबर्स में से आपको क्या करना है, एक नंबर फाइंड आउट करना है, उसका इंडेक्स मींस क्या, कंसिडर यहाँ पे क्या है, 11 फाइंड आउट करना है। सो आपको क्या करना है, 11 कौन से इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल मेथड, आप यहाँ पे जाएंगे, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, राइट, वन बाय वन जाने में। तो इसलिए क्या है, ये क्लेवर मेथड स्किप लिस्ट की उन्होंने फाइंड आउट की थी। इसमें क्या होता है, लेयर्स बिल्ड करेंगे हम नहीं करते, बाय डिफॉल्ट लेयर्स होंगी। सो जीरोथ लेयर में क्या होगा, एवरी एलिमेंट होगा। सो अगर आप जीरोथ लेवल पे देखेंगे तो क्या है, हर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसके बाद लेवल 1 होगी, लेवल 2 होगी, लेवल 3 होगी। सो उनमें से कुछ एलिमेंट हम क्या करते हैं, लेवल 1 के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ओनली 11 क्या हुआ है, लेवल 1 के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ है। रैंडमली ये नंबर हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर लेवल 2 के ऊपर हम कुछ जो आपके नंबर्स है वो प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 19 लेवल 2 के ऊपर क्या हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है। फिर लेवल 3 के ऊपर कुछ नंबर्स हम प्रोजेक्ट करेंगे। स्टार्ट एंड एंड क्या होगा, लेवल 3 के ऊपर ही रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 को क्या किया है, लेवल 3 के ऊपर प्रोजेक्ट किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेवल 3। सो लेवल 3 के ऊपर क्या है, स्टार्ट है, 5 नंबर है एंड एंड है। लेवल 2 के ऊपर क्या है, स्टार्ट, 5, 19 एंड। लेवल 1 के ऊपर क्या है, स्टार्ट, 5, 11, 19 एंड, राइट। एंड लेवल 0 के ऊपर आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेयर। टॉप लेयर कौन सी है हमारे यहाँ पे, लेयर 3 है, लेयर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो इसका लेयर में नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, लेयर 3 में 5 है, राइट। तो हम 5 के पास जाते हैं। तो हम देखेंगे जो हमें नंबर चाहिए, हमें कौन सा नंबर चाहिए, 11। वो 5 से छोटा है या बड़ा है, यहाँ पे आएंगे, 5 से छोटा या बड़ा है, ये बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे आएंगे तो ये डायरेक्टली एंड है। मीन्स हमें यहाँ पे क्या हुआ, लेयर 3 में 11 नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं, बैक आएंगे। बैक कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बैक आएंगे, लेकिन इसके निचले वाले लेयर में चले जाएंगे, सेकंड लेयर पे। अभी हम क्या करें, सेकंड लेयर पे आ चुके हैं। सेकंड लेयर में अभी कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 5 है। सो 5 से 11 बिगर है या स्मॉलर है, लार्जर है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपकी नोड है वहां पे चले जाएंगे। नेक्स्ट नोड में क्या है, 19 है। सो 19 से बिगर है या स्मॉलर है, स्मॉलर है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हम बैक आएंगे, एक और लेयर से नीचे आएंगे। सो लेयर 1 में आ चुके हैं। लेयर 1 से अभी नेक्स्ट कौन सा है, डायरेक्टली 11 है। तो हमारा 11 यहाँ पे क्या हो चुका है, फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता, अगर मिलियंस ऑफ नंबर होते तो 11 को फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाता। अगर 1 बाय 1 जाते तो हमें बहुत ज्यादा स्टेप लेनी पड़ती थी। वहां पे क्या हो रहा है, ये जो हमने किया है इसकी वजह से बहुत ही फ्यू स्टेप्स में ये सारी चीजें अचीव हो पा रही है। ये समझ में आ रहा है स्किप लिस्ट एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है। यस, कोई डाउट है इसमें। सो ठीक है,
क्लिअर आहे? सर 21 फाइंड व्हायला तर मग ते स्टार्टिंग पासूनच होईल ना सगळं? 21 फाइंड आउट One. करना है तो यस। सो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे आएंगे। अगर आपको 21 फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो यहाँ से 21 क्या है, 5 से बिगर है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। एंड आ गया। सो हम क्या करेंगे, निचले लेवल पे आना है हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, लेयर 2 पे आएंगे। फिर हमें क्या पता चला, 5 से बिगर है, 21 बिगर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। सो 19 से बिगर है या स्मॉलर है, बिगर है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें जाएंगे। सो एंड मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अभी पूरा वापस नहीं जाएंगे, जस्ट यहां पर ही आएंगे नीचे वाले लेयर में। सो यहां से हम क्या करेंगे, लेयर 1 में फाइंड आउट करेंगे कि 19 जो है वो क्या है, बिगर है या स्मॉलर है, बिगर है, तो यहाँ पे जाएंगे। आगे एंड आ गया तो और नीचे वाले लेयर में जाएंगे जो कि हमारे 0th लेयर है। तो फिर क्या करेंगे, यहां से नेक्स्ट जाना है, तो हमें यहाँ पे 21 मिल जाएगा। सो इन सारे नंबर को हमने देखा है क्या? यस। इनके ऊपर गए थे क्या हम? नहीं सर। नहीं गए थे, राइट। सो इसी की वजह से हमारा टाइम क्या होता है, सेव होता है। सो फास्टर रिट्राइवल करना था या फिर हमें फास्टर सर्च करनी थी, उसके लिए क्या है, ये स्किप लिस्ट बिल्ड हुआ था। सो एग्जैक्टली हमें स्किप लिस्ट नहीं चाहिए। स्किप लिस्ट का यूज करके जो एल्गोरिथम बिल्ड हुआ है हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड, उसका हमें वर्किंग देखना था, लेकिन उसके लिए हमने स्किप लिस्ट समझ लिया। सो अभी नेक्स्ट एल्गोरिथम समझते हैं, उससे हम बोलेंगे नेविगेबल सर्च वर्ड। सो ये नेविगेबल सर्च वर्ड एग्जैक्टली क्या होता है, उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर लेते हैं। नेविगेबल, यस, NSW। सो इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपका वेक्टर्स है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के फॉर्म में। ग्राफ में क्या होता है, नोड्स एंड एजेस, राइट। सो हमने यहाँ पे नोड्स बिल्ड किया, सारे नोड्स हमने यहाँ पे बिल्ड किए। एंड फिर क्या करते हैं, हम रैंडमली नोड्स को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे एजेस का डिस्टेंस कितना होगा, जितना इन वेक्टर का यूक्लिडियन डिस्टेंस है। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो वेक्टर का कर सकते हैं क्या हम? यस। जो भी आपके पास फॉर्मूला था यूक्लिडियन डिस्टेंस का, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करते हैं। सो दो नोड के बीच में ये जो एज है, उस एज का डिस्टेंस कैसे डिटरमाइन होगा, इन दो वेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर। सो हमने क्या किया, जो भी आपके वेक्टर्स है हमने उनको नोड के फॉर्म में यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया है। एंड फिर रैंडमली कुछ नोड्स को हमने कनेक्ट किया, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, हर एक किसी को हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया, राइट। तो उसके बाद आपकी क्वेरी आएगी। जैसे यहाँ पे क्वेरी वेक्टर दिख रहा होगा आपको, ये येलो वेक्टर, ये क्या है, क्वेरी वेक्टर है। मीन्स क्या है, ये आपके चंक्स है। सो ये क्या है आपका चंक 1, चंक 2, चंक 3, ऐसे मल्टीपल चंक्स थे। एंड फिर आपका एक क्वेरी आ गया। आपको क्या करना है, इस क्वेरी से सबसे ज्यादा सिमिलर कौन सा चंक है ये फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पे मैन्युअली देखेंगे तो आपको पता चल रहा है ये क्या है, सबसे ज्यादा सिमिलर है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रैंडम एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे इसे हमने क्या किया, एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके नेबर कौन कौन है। नेबर मीन्स क्या, जिसके साथ इसका कनेक्शन है। सो कौन कौन किसके किसके साथ इसकी एजेस कनेक्टेड है, इसके साथ है, इसके साथ है, अगेन इसके साथ है। ये तीन क्या है, इसके नेबर्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो क्वेरी वेक्टर है उसका एंट्री पॉइंट के साथ सिमिलरिटी चेक करेंगे। सो इसके साथ हमने क्या किया, सिमिलरिटी चेक किया। उसके बाद उसके जितने भी नेबर्स हैं हम क्या करेंगे, उनके साथ सिमिलरिटी चेक करते हैं। एंड अगर
किसी भी नेबर की सिमिलरिटी इस एंट्री पॉइंट से ज्यादा आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूव कर जाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस नेबर के साथ सबसे ज्यादा सिमिलरिटी आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया, करंट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे था हमने मूव किया यहाँ के ऊपर। सो यहाँ पे भी हम सेम थिंग करेंगे, इसके जितने भी नेबर्स हैं, इसके कौन कौन नेबर है, ये एक नेबर है एंड ये एक नेबर है। सो इसकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक नेबर, दो नेबर्स है, राइट। सो इन दो नेबर के साथ हम क्या करेंगे, इसकी कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। सो कौन से नेबर के साथ सबसे ज्यादा आ रहा है, इस नेबर के साथ ज्यादा आ रही थी, मीन्स इससे ज्यादा इस नेबर के साथ आ रही थी, इसलिए हमने करंट पॉइंट यहाँ पे मूव किया। यहाँ पे मूव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके कौन कौन नेबर है, ये एक नेबर है, ये एक नेबर है एंड ये एक नेबर है। सो सारे नेबर के साथ क्या करेंगे, हम सिमिलरिटी चेक करेंगे क्वेरी की, सबसे ज्यादा किसके साथ आ रही है, इसके साथ आ रही है, तो करंट पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे मूव होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नेबर कौन कौन है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, इनके साथ सिमिलरिटी चेक करेंगे। तो क्या होगा, इनमें से किसी के साथ भी क्या हो रही है, इससे ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यही हमारे क्वेरी का नियरेस्ट पॉइंट है, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। तो नियरेस्ट चंक कैसे फाइंड आउट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस। सो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, जो आपका नेविगेबल सर्च वर्ड है वो क्या करता है, आपका नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करेगा, राइट। सो लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, कंसिडर आपकी जो क्वेरी है वो कहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे आ चुकी है, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी क्वेरी आ चुकी है। सो यहाँ पे क्वेरी आ चुकी है। सो हमने जो आपका ब्लू एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट सेम रखा है। तो जब हम क्या करेंगे, उसकी नेबर्स के साथ चेक करेंगे, तो इस नेबर के साथ क्या होगा, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी आएगी। जब हम इसके नेबर के साथ करेंगे तो भी क्या होगा, इसी की सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है इसका हम मैन्युअली देखेंगे, तो नियरेस्ट नेबर क्या होना चाहिए, ये वाला पॉइंट होना चाहिए, राइट। लेकिन ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं था, इसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा एज अ नियरेस्ट नेबर आ चुका है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेट नेबर हमें मिल रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं मिलने के चांसेस है। इसलिए हमने क्या किया, ये जो भी दोनों है, मीन्स स्किप लिस्ट एंड जो आपका नेविगेबल सर्च वर्ड है, दोनों को हम कंबाइन करते हैं एंड फिर उससे बिल्ड होता है हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड। सो ये हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड एग्जैक्टली क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अभी। सो इसको भी थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। नॉट साइज विड्थ, सॉरी। आगे नहीं दिख रहा क्या, ऑर्गन थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ओके, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जैसे स्किप लिस्ट में हमने क्या किया था, लेयर्स में हमने उनको प्रोजेक्ट किया था, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्मॉल वर्ड जो आपका नेविगेबल स्मॉल वर्ड है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। जैसे हमने क्रिएट करते हैं, आपका नोड्स में क्या होगा, आपके वेक्टर्स रहेंगे एंड उनके एजेस हम क्या करते हैं, रैंडमली हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। इस तरीके से रैंडमली एजेस कनेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे एक लेवल और एक्स्ट्रा क्या करते हैं, उनमें से कुछ रैंडम नोड्स को हम क्या करेंगे, लेयर नेक्स्ट लेयर में प्रोजेक्ट करेंगे एंड इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, हर एक नोड का एटलीस्ट वन नेबर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लेयर में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास टोटल आई थिंक कितने हैं, 4 and 4 8 नोड्स थे, मीन्स 8 वेक्टर्स थे। उनमें से 4 नोड को हमने क्या किया,
लेयर 1 में प्रोजेक्ट किया। कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि क्या होगा, इनमें से हर एक जो नोड है उसका एटलीस्ट वन नेबर तो कहां पे है, नेक्स्ट लेयर में है। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहां से भी कुछ नोड्स नेक्स्ट लेयर में हमने प्रोजेक्ट किए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेवल्स या फिर लेयर्स बिल्ड किए। जैसे हमने यहाँ पे लेवल्स बिल्ड किए थे या फिर लेयर्स बिल्ड किए थे, राइट, उसी तरीके से यहाँ पे बिल्ड किया है। सो ये लेयर्स कैसे बिल्ड हो रही है, सबसे पहले ये समझ में आ रहा है। यस, सो हमने क्या किया, पहले नेविगेबल सर्च वर्ड का जो भी आपका नोड्स एंड एजेस का यूज करके ग्राफ हमने बिल्ड किया। सो उस ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, लेयर्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जस्ट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, लेयर्स में प्रोजेक्ट किया। सो अब यहाँ में क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मोस्ट सिमिलर जो भी है वो कौन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक रैंडम एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास, सो टॉप लेयर में हम क्या करेंगे, एक रैंडम एंट्री पॉइंट। सो कंसिडर हमने ये हमारा एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी नेबर्स है, सो करंटली इसका कौन सा नेबर है, जस्ट वन नेबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके हर एक नेबर के साथ कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी थी उसकी इसके साथ भी होगी एंड इसके हर एक नेबर के साथ। अभी तो एक ही नेबर है तो क्या होगा, इन दोनों के साथ कोसाइन सिमिलरिटी चेक होगी। सो जिस भी नेबर के साथ क्या आ रही है, हाईएस्ट कोसाइन सिमिलरिटी आ रही है। कंसिडर इसके साथ क्या आ रही थी, हाईएस्ट कोसाइन सिमिलरिटी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस जो नोड था उसको पकड़ के नीचे की लेयर में आएंगे, राइट। सो ये यहाँ पे था। तो आगे हम क्या करेंगे, ये जो भी नेबर है, नोड है, उसके नेबर की क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। सो ये इसके कौन से नेबर है, ये एक है एंड ये एक है। इन दोनों के साथ हमने क्या किया, कोसाइन सिमिलरिटी चेक किया। तो हमें पता चला इस नोड के साथ क्या है, कोसाइन सिमिलरिटी है, ये तीनों नेबर्स है। तो इन तीनों के साथ कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। तो लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्या आ रही है, इसी के साथ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा इस लेयर का मोस्ट सिमिलर नोड है। तो हम इसका यूज करके नीचे की लेयर में चले जाएंगे एंड नीचे की लेयर में जाने के बाद आगे हम क्या करते हैं, सेम थिंग करेंगे। मीन्स इसके जो भी नेबर है, हर एक नेबर के साथ कोसाइन सिमिलरिटी करेंगे जब तक हमारा क्या है, मोस्ट सिमिलर नोड नहीं मिल जाता। यस, समझ में आ रहा है क्या हुआ, या कुछ भी समझ में नहीं आया? तो हम क्या करते हैं, वन मोर टाइम, जो भी आपके दोनों एल्गोरिदम प्लस HNSW उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले स्किप लिस्ट देखा था हमने, स्किप लिस्ट या फिर नेविगेबल सर्च वर्ड या फिर हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड, ये जितने भी एल्गोरिदम्स हम देख रहे हैं उनका पर्पस क्या है? यस, क्या है पर्पस? सर कोसाइन सिमिलरिटी के ऊपर जो सर्च करना है रिट्राइव करने के लिए। या सो मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट कौन सा होगा ये आपको फाइंड आउट करना था, राइट। उसके लिए हम ये जो दो एल्गोरिदम्स है, जैसे स्किप लिस्ट एंड नेविगेबल सर्च वर्ड, इसके ऊपर हमने क्या किया था, HNSW को बिल्ड किया था। सो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्किप लिस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्किप लिस्ट क्या है, सर्च का एल्गोरिदम है। जैसे आपके सर्चिंग के एल्गोरिदम होते हैं, राइट, बाइनरी सर्च या फिर अदर जो भी सर्च है, उन उसी टाइप का एक एल्गोरिदम है स्किप लिस्ट। सो स्किप लिस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक लिस्ट लेंगे, राइट, एंड उस लिस्ट में से कुछ रैंडम एलिमेंट को डिफरेंट लेवल या फिर लेयर में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। सो लेयर 1 में कुछ प्रोजेक्ट होंगे, लेयर 2 में कुछ प्रोजेक्ट होंगे एंड लेयर 3 में कुछ प्रोजेक्ट होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग नोड है उसके सबसे टॉप मोस्ट लेयर से हम क्या करते हैं, करेंगे फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, हमारी थर्ड लेयर है, राइट। सो थर्ड लेयर से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर के नेक्स्ट नोड में जाएंगे। नेक्स्ट नोड कौन सा है, यहाँ पे 5 है, राइट। सो हम जब चेक करते हैं 5 के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि जो हम 11 फाइंड आउट कर रहे थे, 11 बिगर है या स्मॉलर है, 5 से बिगर है। तो हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। अगर स्मॉलर होता तो हम क्या करते, पीछे आते, राइट।
सो बिगर है इसलिए हम आगे गए, सो आगे हम डायरेक्टली एंड के ऊपर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड लेयर में हमें 11 नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, सेकंड लेयर में आना होगा। तो सेकंड लेयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड सेकंड लेयर में आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे क्या है, फिफ्थ है। फिफ्थ है क्या हमारा एलिमेंट, नहीं है। फिफ्थ से लार्जर है या स्मॉलर है, लार्जर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे। सो नेक्स्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे 19। सो 19 से लार्जर है या स्मॉलर है, 11 स्मॉलर है, राइट। इसलिए हमें क्या करना होगा, अगेन एक लेयर नीचे आना होगा। सो हम यहाँ पे लेयर 1 पे आ चुके हैं। लेयर 1 के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें हमारा 11 मिल गया। हम क्या करेंगे, 11 हमें मिल गया, फाइंड आउट हो गया, ऐसे बोलेंगे, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, फास्टर सर्च अगर करनी है तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट है तो ये स्किप लिस्ट क्या है, बहुत ही फास्टर सर्च आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो उसके बाद हमने देखा था नेविगेबल सर्च वर्ड। नेविगेबल सर्च वर्ड क्या होता है, जो आपका अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर मीन्स क्या है, नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, कुछ हमने क्या किया, जो भी आपके चंक्स की एम्बेडिंग है उनको हमने एज अ नोड कंसीडर किया है। यहाँ पे आपकी चंक्स की एम्बेडिंग क्या है, यहाँ पे नोड है, एंड फिर हमने रैंडमली क्या किया, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ये जस्ट के साथ कनेक्ट किया, जस्ट ये रैंडमली कनेक्टेड हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसके साथ ये क्यों कनेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि रैंडमली उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, इसलिए ये क्या है, कनेक्ट नहीं हुआ था। सो रैंडमली कनेक्ट होता तो ये भी कनेक्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जस्ट रैंडमली कनेक्ट किया जो भी हमारे नोड्स थे उनको। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रैंडम एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसे एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। तो हम बाद में हम क्या करते हैं, इसकी सिमिलैरिटी चेक करेंगे हमारे क्वेरी वेक्टर के साथ। सो इसकी कुछ सिमिलैरिटी आएगी, राइट। आगे हम क्या करते हैं, इसके नेबर्स देखेंगे। नेबर्स मीन्स क्या है, जिनके साथ ये कनेक्टेड है। कौन कौन है इसके नेबर्स, 1 2 एंड ये 3, ये 3 क्या है, नेबर्स। सो हम क्या करेंगे, क्वेरी का उसके हर एक नेबर के साथ कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। सो सबसे ज्यादा कोसाइन सिमिलरिटी क्या आ रहा है, कौन से नेबर के साथ आ रहा है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता चला इस नेबर के साथ क्या आ रहा है, कोसाइन सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मूव करते हैं इस नेबर के ऊपर। सो अगेन इसके नेबर्स हम देखेंगे, इसके नेबर्स कौन से हैं, ये है, ये है। हर एक नेबर के साथ कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। मैक्सिमम कौन से नेबर के साथ आ रहा है, इसी नेबर के साथ आ रहा है, तो हम पॉइंट यहाँ पे मूव करते हैं। अगेन इसके नेबर्स ये है, ये है एंड ये है, उनके साथ हम फाइंड आउट करेंगे। फाइनली हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसके नेबर के साथ जब कंपेयर करेंगे, इसके नेबर ये है, ये है, ये है। सो इसके नेबर में सबसे ज्यादा सिमिलर कौन है, यही है, इसलिए हम क्या करते हैं, यही हमारा नियरेस्ट नेबर है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेविगेबल सर्च वर्ड में क्या हो रहा है, हम नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, राइट। सो फाइनली ये जो स्किप लिस्ट थी, स्किप लिस्ट की ये जो लेयर वाली मेथड है, लेयर में प्रोजेक्ट करना, ये हमने स्किप लिस्ट से ली है। एंड जो नेविगेबल सर्च वर्ड का ये जो नोड में रिप्रेजेंट करने की मेथड है, ये हमने नेविगेबल सर्च वर्ड से ली है। एंड फाइनली ये जो आपका एल्गोरिदम है, हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड, इसको डेवलप किया है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो जैसे हमारा नेविगेबल सर्च वर्ड था, राइट, नोड एंड एजेस के साथ, वो हम बिल्ड करते हैं। तो हमने क्या किया, बिल्ड किया यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, उसके हमें लेयर्स क्रिएट करनी है, जैसे हमारी स्किप लिस्ट में थी। तो जब हम नेक्स्ट लेयर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक बात याद रखेंगे, ये जो नीचे वाले लेयर है उसमें से हर एक नोड का, एवरी नोड का एटलीस्ट 1 नेबर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लेयर में होना चाहिए। सो इसमें जितने भी नोड है, हर एक नोड का एक नेबर क्या है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया। इसका भी हर एक नोड का एक नेबर क्या है, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करना है तो टॉप मोस्ट लेयर से सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। सो आपका जो भी क्वेरी वेक्टर है, क्वेरी वेक्टर के लिए एक एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसे एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इसके जितने भी नेबर्स हैं, अभी के लिए इसका नेबर्स कौन सा है, जस्ट 1 नेबर है। तो हम क्या करेंगे, हर एक नेबर के साथ उसकी सिमिलरिटी चेक करेंगे। सो जिस नेबर के साथ मैक्सिमम सिमिलरिटी आ रही है वो हमारा ये नेबर है, इसलिए हमने क्या किया, करंट पॉइंट यहाँ पे मूव कर दिया। तो इसके कुछ नेबर है क्या, अदर देन दिस, नहीं है। इसलिए हमें क्या पता चला, मोस्ट सिमिलर क्वेरी के साथ कौन सा नोड है, ये नोड है। तो हम क्या करेंगे, इस नोड का यूज करके नीचे वाले लेयर में आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस
नोड के ऊपर आ चुके हैं। सो इसके जितने भी नेबर्स हैं 1 2 राइट, इनके साथ सिमिलरिटी चेक करेंगे तो हमें क्या पता चला, मैक्सिमम सिमिलरिटी इस नोड के साथ आ रही है। अगेन हमने क्या किया, इसके जितने भी नेबर्स हैं 1 2 3 उस सबके साथ सिमिलरिटी चेक की तो क्या हुआ, मोस्ट सिमिलर नोड, यही हमें फाइंड आउट हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस नोड का यूज करके नीचे आएंगे, अगेन सेम मेथड रिपीट करते हैं। तो हमें क्या है, जो आपका नियरेस्ट नेबर है ग्रीन में जो भी रिप्रेजेंट किया है ये फाइंड आउट हुआ है। क्लियर है ये? एनी डाउट्स इन दिस? सो आपको इंटरव्यूअर को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप क्या बोल सकते हैं, वेक्टर डेटाबेसेस कैसे वर्क करते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस इंडेक्सिंग के लिए हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड एल्गोरिदम का यूज करते हैं। एंड उसमें क्या होगा, वो नेविगेबल सर्च वर्ड क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एंड उनमें से कुछ नोड्स नेक्स्ट लेयर में प्रोजेक्ट करते हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे, जिस तरीके से नेविगेबल सर्च वर्ड में हम क्या करते हैं, नियरेस्ट नेबर के अकॉर्डिंगली नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरीके से हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड में भी हम क्या करते हैं, हमारा नियरेस्ट नेबर हम फाइंड आउट करते हैं। यस, ये क्लियर है वर्किंग इसका? इवन आपको कोई भी इतना वर्किंग इन डिटेल नहीं पूछेगा, जस्ट ये नेम बोलते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा किसी इंटरव्यूअर को। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट? ओके, मिस अभी तो टाइम नहीं है, अदरवाइज हमारा जो पाइन कोन का पार्ट था, मिस पाइन कोन में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, पाइन कोन की एपीआई की क्रिएट की करनी है, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। राइट, सो यहाँ पे एक पाइन कोन की लेनी है। एंड जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे, क्रोमाडीबी का यूज कर रहे थे, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये क्या है, मैनेजेबल एंड होस्टेड है। मीन्स क्या है, ये हमारे लोकल के ऊपर स्टोर नहीं करेगा, ये जो उनका क्लाउड है, पाइनकोन का क्लाउड, उसमें आपके इंडेक्सेस स्टोर रहेंगे। तो ये कैसे करना है वो हम टुमारो देखते हैं। अंटिल अगर कुछ डाउट है इसमें, जो भी एल्गोरिदम देखे या फिर इन जनरल एनी डाउट्स, तो आप पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी जब हमने रिवाइज किया था, राइट? आपको कौन सा पार्ट रिवाइज करने की जरूरत है। मीन्स होगा बहुत से लोगों का ऐसा हुआ होगा कि सारा का सारा पार्ट क्या है, रिवाइज करने की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 या 2 आवर्स में आपका जो मॉक ग्रुप है, आपको मॉक ग्रुप के साथ स्टडी करना अच्छा लगता है तो मॉक ग्रुप के साथ कीजिए, इंडिविजुअल अच्छा लगता है इंडिविजुअल कीजिए, लेकिन जो भी आपका पार्ट है वो सब कुछ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपके नॉलेज में कोई भी गैप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके देन। एंड यस, बोलिए सर। डीपसीक के बारे में कल एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक डाउट ऐसा था कि उन्होंने नॉलेज डिस्टिलेशन यूज किया है, पेन मॉडल और लैमा 3 मॉडल्स यूज किया है। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने खुद का मॉडल तो बिल्ड किया है, लेकिन नॉलेज डिस्टिलेशन मतलब एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। ओके, सो उन्होंने मींस नॉलेज डिस्टिलेशन, अभी उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है कि उन्होंने जो यूएस कंपनीज है जैसे क्लॉडे हो गया या फिर ओपन एआई के मॉडल है, उनका यूज करके अपना मॉडल ट्रेन किया है। सो डिस्टिलेशन मींस क्या होता है, वहां पे आपका 2 चीजें होती है, एक आपका टीचर मॉडल होता है एंड एक आपका स्टूडेंट मॉडल होता है। सो जैसे टीचर का जो नॉलेज है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है स्टूडेंट को। सो ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस है। जस्ट अगर आपको चाहिए तो हम क्या करते हैं, जैसे आपका डिस्टिल बर्ट है, डिस्टिल बर्ट क्या है, जो बर्ट मॉडल है उसका डिस्टिल्ड वर्जन है। तो ये अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये डिस्टिलेशन है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था आर यू क्लॉडे, मींस जो क्लॉडे का मॉडल है, तो ये क्या बोल रहा था, यस आई एम क्लॉडे, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। मे बी उन्होंने क्या किया है, क्लॉडे का यूज किया है फॉर क्रिएटिंग डीपसीक। तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन कैसे वर्क होता है, जस्ट उसका बेसिक अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टिल बर्ट मॉडल है उसका यूज करेंगे, डिस्टिल बर्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ था। ठीक है, जैसे कि सर अभी हम हमारे यूज केस के लिए अभी ये डीपसीक का R1 जो मॉडल है, हम ये यूज कर सकते हैं क्या? हम यस कर सकते हैं। तो बायसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, तो क्या कर रहे हैं, सॉरी? बायसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं सर, मतलब बायसेस, रीजनल बायसेस। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोल रहा हूँ।
या सो मे बी ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको मीन्स ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट के लिए जैसे रैक के लिए चाहिए, ऐसे टॉपिक अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डीपसीक का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो आपके ओपन एआई के मॉडल है या फिर जो अदर मॉडल्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हम नहीं बोल सकते अभी के लिए कि वो रीजनल बायसेस दिखा ही रहा है। जस्ट क्या था, प्रीवियसली वो दे रहा था आंसर, जैसे वो लोगों में पॉपुलर नहीं हुआ था, फर्स्ट 1 या 2 डेज में क्या कर रहा था, वो आंसर दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर क्या हो रहा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं तो वो सर्वर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। इवन अगर आपने लास्ट के 1-2 दिन में ट्राई किया होगा तो वो क्या बोल रहा है, सर्वर इज डाउन दे रहा है। तो मे बी उसकी वजह से कुछ हो रहा होगा। जैसे ही वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप करेंगे तो मे बी हो सकता है कि वो बायसेस भी रिड्यूस हो जाए। जस्ट अभी हमें वेट करके देखना होगा कि वो कैसे वर्क होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हैं। यस एंड आई थिंक उन्होंने हगिंग फेस के ऊपर वो डालने वाले थे, अभी तक डाला या नहीं चेक करना होगा। V1 तो है उनका प्रीवियसली, V3 उन्होंने हगिंग फेस के ऊपर डाला या नहीं चेक करना होगा, मैंने चेक नहीं किया। सर R1 मॉडल है ना सर उनका, V3 का प्रीवियस मॉडल था। R1 V3 वर्जन 3 उसका। ओके सो V1 V2 अवेलेबल है, V3 हमें देखना होगा उन्होंने डाला है नहीं, क्योंकि मोस्ट पावरफुल मॉडल करंटली क्या है उनका, V3 ही है। V1 V2 मैंने ट्राई किया था प्रीवियसली, मींस वो भी पावरफुल है लेकिन कंपैरिजन टू GPT या llama उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन V3 क्या है, उनका वर्जन 3 मोस्ट पावरफुल मॉडल है। सो अगर वो आता है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसका डेमो देख लेते हैं कि उसका भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो हो सकता है अगर ये बेटर वर्क कर रहा होगा तो ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है, मींस इतना ओपन सोर्स ओपन एआई के मॉडल भी नहीं है या फिर llama के मॉडल भी नहीं है। इनका वेट, इसका रिसर्च पेपर, एवरीथिंग उन्होंने ओपन सोर्स करके रखा हुआ है। तो हो सकता है फ्यूचर में कंपनीज क्या करेंगे, ये ओपन सोर्स होने की वजह से इसी को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अभी उसके ऊपर और डिटेल्स आना बाकी है। इसका डेटा कौन से डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, उन्होंने डिस्टिलेशन मींस अदर मॉडल्स का यूज किया या नहीं, या फिर उसमें कुछ बायसेस है या नहीं। सो क्या होगा, आने वाले 1-2 मंथ्स में क्लियर हो जाएगा कि मींस जैसे क्या हो रहा है, लोगों को मींस उसका इम्पैक्ट अभी पता चल रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट देखा होगा आपने, राइट? तो स्टॉक मार्केट ने क्या किया है, यूएस के स्टॉक मार्केट ने अराउंड $1 ट्रिलियन लॉस किया है, क्योंकि उनको अभी कंपटीशन दिख रहा है वहां पे। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्नॉलेज किया है कि ये क्या है, हमारे लिए मींस इंट्रोस्पेक्शन करने का मोमेंट आ गया। तो ये ऐसे नहीं है कि ये कुछ जस्ट ब्लफ है, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेटर टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा ये तो मे बी फ्यूचर में क्लियर होगा। लेकिन जस्ट स्टडी के पर्पज के लिए हमें क्या है, इसको देखना होगा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यस अभी तो सर हगिंग फेस में अभी ये इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब R1 मॉडल का। यस, सो ऑलमोस्ट यस हगिंग फेस कर रहे हैं। इवन llama जो जुकरबर्ग है, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कि वो सब कैसे पॉसिबल हो रहा है कि इतने कम प्राइस में इतना बेटर मॉडल वो कैसे डेवलप कर पा रहे हैं। एंड जो मेटा की टीम है उतना ज्यादा स्पेंड करके भी इतना बेटर मॉडल क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली क्या होगा, अभी कंपटीशन तो आएगा, जैसे llama के मॉडल आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट भी खुद का कुछ करेगा, ओपन एआई भी करेगा। तो इससे ओवरऑल जो एआई डोमेन की है वो प्रोग्रेसिव होगा। यस अजय सर तुम्ही म्हणलं की डिप्लॉयमेंट पण थोडं बघूया। तुम्ही डिप्लॉयमेंट मध्ये डॉकर कुबरनेटिस यूज करून दाखवणार। कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट साठी नाही होणार, कुबरनेटिस फक्त स्केलिंग साठी यूज होतं। सो डॉकरचा यूज करू आपण। डॉकर आणि गिट मध्ये फरक आहे? सॉरी, डॉकर आणि गिट मध्ये काय फरक आहे? गिट ओके, गिट वर्जन कंट्रोल है, मीन्स हमारा कोड मैनेज करने के लिए, कोड का वर्जनिंग करने के लिए हम गिट का यूज करते हैं। डॉकर डिप्लॉयमेंट के लिए होता है। सो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा सारा कोड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ हम क्या करते हैं, डॉकर के एक कंटेनर में डालते हैं एंड फिर वो कंटेनर डिप्लॉय करते हैं। सो ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, गिट एंड डॉकर। तो डॉकर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है। ऐसे समझे, डिप्लॉय करना है तो आप डॉकर यूज करेंगे, एंड जब आप बिल्ड कर रहे थे, राइट, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपका वर्जन कंट्रोलिंग करना है, उस टाइम आप गिट यूज करते हैं।
सर दोनों मग S3 complete- बकेट पण त्या टाईपच आहे ना, डॉकर टाईप? नो 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 S3 बकेट एक स्टोरेज, जसं गुगल ड्राईव्ह असते त्या टाईपचं एक स्टोरेज आहे जस्ट S3 बकेट. AWS वरती आपण स्टोअर करण्यासाठी यूज करतो. डॉकर इज अ कम्प्लीट डिफरंट टेक्नॉलॉजी. सो जस्ट एक बार या गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं आप डॉकर क्या है, एंड ये डिप्लॉयमेंट के लिए मोस्टली यूज होता है. सो ये S3 या फिर गिटहब. सो जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, मैंने एक कोड लिखा है यहाँ पे, राइट. सो मेरे लैपटॉप में पाइथन का कुछ वर्जन है, पाइथन का 3.9 वर्जन है. सो मैंने वो कोड आपको दे दिया, राइट. सो आप उस कोड को रन कर सकते हैं कि आपके एनवायरमेंट में मे बी आपके पास पाइथन का 2 वर्जन है, नहीं कर सकते, राइट. सो वर्जनिंग का प्रॉब्लम आएगा. सो ये सब प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए हम क्या करते हैं, डॉकर का यूज करते हैं. सो डॉकर क्या करेगा, आपके सिस्टम पे आकर एक ऐसा कंटेनर क्रिएट करता है, एंड उसमें क्या है, जो मेरा एप्लीकेशन रन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे पाइथन 3 जो भी लगेगा, अगेन जो भी लाइब्रेरीज है, पांडास है, नमपाई, टेंसरफ्लो, लैंगचेन, वो सारी लाइब्रेरीज जस्ट उस कंटेनर में क्या करता है, इंस्टॉल करता है, वो कंटेनर आपके लैपटॉप के ऊपर रन करेगा. तो जस्ट उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए. मीन्स उसके बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर. जस्ट हम क्या करेंगे, जितना हमें डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए होगा, बेसिक कुछ कमांड्स है, वो कमांड्स देखेंगे, एंड वो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे. ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर आणि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन आणि बॅकवर्ड प्रोपोगेशन डीप लर्निंग मधलं, तर त्याच्यामध्ये पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह फॉरवर्ड मध्ये कधी यूज करतो आपण? फॉरवर्ड मध्ये यूज करत नाही आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. सर मी Backward- ह्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी सांगितलं की दोन्ही याच्यात यूज करतो म्हणे, आणि मी चेक पण केलं तर ते दोन्ही याच्यात आहे. दोन्ही याच्यामध्ये कसं यूज होणार? फॉरवर्ड मध्ये आपण काय करतोय, फक्त जे आपले हे आहेत, मीन्स इनपुट पास करतो सगळे. येस, इनपुट पास करणार, आणि जे वेट्स आहेत, वेट्सच्या बेसिसवरती आपण काय करतोय, आपलं जो आउटपुट आहे ते कॅल्क्युलेट करतोय फॉरवर्ड प्रोपगेशन मध्ये. अँड बॅकवर्डच्या वेळेस आपण काय करतोय, जे डेरिव्हेटिव्ह आहेत त्या डेरिव्हेटिव्हचा यूज करून आपण काय करतोय, वेट्स आपले अपडेट करतोय. मे बी असं असेल ते फॉरवर्डच्या वेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करत असेल, मीन्स जे पण डेरिव्हेटिव्ह आहेत, जसे dw/dx या dl/dw ते कॅल्क्युलेट होत असेल, पण फॉरवर्डच्या वेळेस काय, डेरिव्हेटिव्हचा कुठेही मॅथमॅटिकली यूज नाही होत. फॉरवर्डचा फॉर्म्युला काय असणार, w1x1 प्लस w2x2, राईट. जे पण हे होतं ना तसं होणार. फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड दोन्हीच्या वेळेस काय यूज नाही होत. आणि जर तुम्ही कुठल्या आर्टिकल मध्ये रेफर केला असेल तर मे बी ते आर्टिकल मला सेंड करा, मे बी मी चेक करून सांगतो, मे बी त्यांना काय म्हणायचं आहे, असं होऊ ठीक आहे सर, शकतं. चालेल. मी पण सांगताना तसंच सांगितलं होतं की फॉरवर्ड मध्ये नाही यूज करत, पण मग तो माणूस म्हणे नाही दोन्ही ह्याच्यात यूज करतो म्हणे. आपण म्हटलं ठीक आहे, मला एखाद्या वेळी माहित नसेल म्हटलं. ठीक आहे. आणि मॅथमॅटिकल इंट्युएशनच सांग म्हणत होता ते खूप जास्त. ते इंटरव्ह्यू वरती डिपेंड असतं, कुणाला मॅथमॅटिकल इंट्युएशन पाहिजे असतं, कुणाला कोडिंगचं नॉलेज पाहिजे असतं. सर, तर जे पण गोष्टी आपण शिकलेल्या आहेत, आपण दोन्ही पण वेने शिकलेले आहेत, राईट. मॅथ्स पण बघितलेलं आहे आणि हे पण बघितलेलं आहे, तो इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं. और कौन से क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे थे? सर आता तर डीप लर्निंग वरतीच झाला सगळा, आणि एक त्याच्या आधीचा जो झाला तर तो पायथन वरती होता पूर्णच. तर त्याच्यावरती मेथड ओव्हरलोडिंग, मेथड ओव्हर रायडिंग, पॉलिमॉर्फिझम, त्याच्यानंतर मग 3 कोड करायला लावले होते ह्याच्यासाठी. पॅलिंड्रोमचा वगैरे होता, सिंपलच होती कोडिंग. ओके. सो वन मोर थिंग, क्या होता है, कंपनी जो रहेगी उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट रह सकती है. जैसे एक कंपनी, उनको क्या चाहिए, एपीआई डेवलप करने वाला पर्सन चाहिए, किसी को क्या चाहिए, डीप लर्निंग मॉडल बिल्ड करने वाला पर्सन चाहिए, किसी को डिप्लॉयमेंट वाला चाहिए, राइट. सो हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. जिनको एपीआई बिल्ड करना चाहिए वो आपको एपीआई के ऊपर पूछेंगे, जिनको डिप्लॉयमेंट चाहिए वो डिप्लॉयमेंट के ऊपर पूछेंगे, जिनको डीप लर्निंग चाहिए वो डीप लर्निंग के ऊपर पूछेंगे, राइट. सो आपको क्या कंसिडर करना है, अगर आप 10 इंटरव्यूज दे रहे हैं तो उनमें से 5 इंटरव्यूज क्या होंगे, ऐसे होंगे
जो आपके स्किल के साथ अलाइन नहीं करते। मीन्स क्या है, उनको डिप्लॉयमेंट का चाहिए, उनको पाइथन डेवलपर चाहिए, या फिर उनको एपीआई बिल्ड करने वाला चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, आपको एपीआई का पूछ रहे तो लोग क्या करते हैं, एक इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू देना बंद करते, एपीआई लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता है, आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो वो डिप्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे। तो हर एक टेक्नोलॉजी लर्न करना हर किसी के पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके लिए 10 साल निकल जाएंगे। तो हमें 10 साल प्रिपरेशन ही करते नहीं बैठना है। तो आपको क्या करना है, 5 इंटरव्यू जाएंगे ही जाएंगे ऐसे कंसिडर करके आपको इंटरव्यू देना स्टार्ट करना है। सो उनमें से 10 में से 5 इंटरव्यू अगर आपके रिजेक्ट हो रहे हैं तो 5 इंटरव्यू ऐसे होंगे जो आपके स्किल के साथ मैच होते हैं, जिनको जेएनआई चाहिए, जिनको जो भी आपकी स्किल्स है वो चाहिए। तो उन्हीं इंटरव्यू के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। तो मे भी कुछ इंटरव्यू आपको बाकी की चीजें जो आपको नहीं आती है तो आपको सिंपली बताना है मैंने उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं किया है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये बेसिक चीजें भी आपको नहीं आती, या फिर आपको एपीआई या फिर डिप्लॉयमेंट नहीं आती तो भी चल जाता है। लेकिन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तो बेसिक आपको आनी चाहिए, राइट। सो कंसिडर करके चलिए, आपके 10 में से 5 इंटरव्यूज क्या है, उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से आपको नहीं मिलेगा। आप हो सकता है जनरेटिव एआई में मास्टर हो, लेकिन उनको क्या चाहिए, डिप्लॉयमेंट वाला। तो आपको डिप्लॉयमेंट नहीं आती तो आप रिजेक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं कि उसमें आप में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, आप उसके साथ मैच नहीं थे, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, कुछ निगेटिव फीलिंग नहीं आने देना है, या फिर डिप्लॉयमेंट ही मुझे सीखना होगा ऐसे करके नहीं बैठना है, राइट। जो आपकी स्किल्स है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है बस। इवन जनरेटिव एआई के ऊपर भी अभी बहुत सारे क्या है इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मे बी जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ उनको पाइथन डेवलपर चाहिए होगा, सेकंड इंटरव्यू हुआ उसको डीप लर्निंग के लिए डीप लर्निंग की मॉडल बिल्ड करने वाला चाहिए होगा, राइट। तो जब लास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए वो बोलते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको पूछना है सो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मिलेगा, या फिर कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम मिल सकता है। तो आपको आइडिया आ जाएगी कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, राइट। सो अगर आप वो बोलते हैं कि आपको रैक का एप्लीकेशन बिल्ड करना है या एजेंट का एप्लीकेशन बिल्ड करना है, तो आपके स्किल के साथ मैच होता है। अगर वो बोलते हैं कि हमें डिप्लॉयमेंट चाहिए, हमें एपीआई डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपको एपीआई डिप्लॉयमेंट नहीं आनी चाहिए, लेकिन हर एक स्किल्स आप अभी के अभी अगर आप करते बैठेंगे तो क्या है, टाइम लग जाएगा। बाद में अभी आप जनरेटिव एआई के बाद ऊपर सेलेक्ट हो जाओगे, फिर एपीआई भी सीख सकते हैं, डिप्लॉयमेंट भी, सारी चीजें आप बाद में सीख सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन सब हर एक पर्सन को राइट नाउ आएगा ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। तो आपकी जो स्किल्स है उसमें जस्ट आपको स्ट्रांग होना है, एंड जो बेसिक है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन, वो आपको स्ट्रांग रखना है, ठीक है। ओके सर। और कुछ मीन्स उन्होंने कुछ जनरेटिव एआई या फिर अदर कुछ क्वेश्चन पूछे थे? सर टॉप पी आणि टेम्परेचर विचारलं होतं. ओके, जो आपके पॅरामीटर्स होते. डीप लर्निंग साठी. हा. आणि रॅकचं आर्किटेक्चर तर कॉमन आहे, आणि एका ह्याच्यात ट्रान्सफॉर्मरचं पण विचारलं होतं. हाँ, ट्रांसफॉर्मर का एक में नहीं बहुत सारे इंटरव्यू में पूछेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले ही बोला था, तो ट्रांसफॉर्मर आपको 100% करके जाना है। अगर जेएनआई का इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको ट्रांसफॉर्मर पूछेगा ही. आणि एन्कोडर डिकोडर आर्किटेक्चरचं एक एक्झाम्पल द्यायचं होतं. बस सर एवढे कॉमन क्वेश्चन होते फक्त. सो जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर आपने असाइनमेंट किया है तो जनरेटिव एआई का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, राइट। तो असाइनमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, जो भी हमने यहाँ पे देखा था उसको रिवाइज कीजिए, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा. इवन अभी लास्ट वीक में क्या हुआ था, आई थिंक 15 को समथिंग, जो प्रीवियस बैच का एक स्टूडेंट थी, उनको क्या हुआ था, करंट कंपनी ने रिजाइन करने को बोला, तो वो थोड़ा सा डर रही थी. सो जस्ट 15 को मैंने बोला था रिज्यूम प्रिपेयर करके अपडेट करना स्टार्ट कर दो, जेएनआई के ऊपर मिल जाएगा. सो कल उनको ऑफर मिले है, राइट. कितने 15 डेज में उन्होंने ऑफर क्रैक कर लिया है, जस्ट 15 डेज में. तो आप अप्लाई करके रिज्यूम बिल्ड करके अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, ओनली 15 डेज में भी क्या हो सकता है, आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो आपको जस्ट हमने कवर अप जो भी हमने देखा था क्लास में उतना आता है, आपका प्रोजेक्ट ठीक से एक्सप्लेन करना आता है, उतना सफिशिएंट रहेगा. उसके साथ साथ मशीन लर्निंग, पाइथन का बेसिक करके जाते हैं, तो इजीली विद इन 15 डेज आपको
को क्रैक हो सकता है, राइट। सो मे बी कभी कभी ऐसे होगा, आपको एपीआई का पूछेगा, एक इंटरव्यू रिजेक्ट होगा, डिप्लॉयमेंट का पूछ के एक इंटरव्यू रिजेक्ट होगा, लेकिन उससे आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको फाइंड आउट करना है वो कंपनी जिनको क्या है आपकी स्किल्स मैच होते हैं, एंड डेफिनेटली आपको क्या है वो कंपनी मिल जाएगी। अभी करंटली जेएनआई के ऊपर पुणे लोकेशन में अगर आप देख रहे हैं तो उतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। अगर आपको बेंगलोर हैदराबाद प्रीफर है तो आपको बहुत सारे वैकेंसीज मिल जाएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे भी लोकेशन के लिए। अदरवाइज पुणे में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके देन वी विल स्टॉप हियर, एंड जो पाइन कौन है उसको हम कल देख लेते हैं, एंड उसके बाद जो भी आगे का पार्ट होने वाला है वो हम कवर करेंगे। ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।